आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि अगर आप डेटा वैलिडेशन को सही से यूज़ करेंगे, आपके एक्सेल में जितनी भी डेटा का एंट्री होगा, उसको जितना एरर है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे डेटा वैलिडेशन को यूज़ किया जा सकता है। हमने यहाँ पे एक सैंपल कुछ डिटेल्स लिया है, जैसे सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह है। तो एक एक करके हम फिलअप करेंगे और देखेंगे कि कैसे डेटा वैलिडेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डेटा टैब में जाना पड़ेगा। डेटा टैब में हमारी यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे एक एरो मार्क भी है। इसको अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपके तीन ऑप्शन आएगा, पहला डेटा वैलिडेशन एंड दूसरा सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो ये दो ऑप्शन हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम डेटा वैलिडेशन को देखते हैं। आप ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट आप डेटा वैलिडेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है नेम कॉलम में, जो डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी किया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? इक्वल्स टू इज टेक्स्ट B3। नेम है तो नेम तो ऑब्वियसली टेक्स्ट ही होगा, नेम तो आपका नंबर होगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ टेक्स्ट ही हम इन लेंगे। ये कैसे होता है? जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर आप ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो एक ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन में नहीं जाके आप कस्टम में जाइए। अगर आपको कोई फॉर्मूला देना है एंड फार्मूला में आप डाल दिए कि टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, और ओके कर देते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपको डेटा वैलिडेशन करना है तो आपको डेटा वैलिडेशन कितने सेल तक करना है, उस सेल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ मैं 10 एंट्री के लिए रखा हूँ, तो पहला 10 एंट्री में अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, अगर कोई भी डेटा वैलिडेशन है यहाँ पे, जैसे मैंने देखा ये दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहता है, मैं एनी वैल्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई डेटा वैलिडेशन नहीं है। यहाँ पे आप कोई नंबर डालिए, वो भी एक्सेप्ट होगा। आप कोई नाम डालिए, वो भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा वैलिडेशन करते हैं तो फिर सिर्फ टेक्स्ट ही यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। तो फिर से हम लोग करके देखते हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें तो 10 तक चाहिए। अगर आपको और नीचे चाहिए तो आप और नीचे जा सकते हैं, या आपको अगर पूरा बी कॉलम में चाहिए तो आप पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ऐसे करके। बट हमें चाहिए यहाँ पे 10 तक, तो हम 10 तक जाएंगे। 11th रो, सेकंड से लेके 11th रो आपका है। ठीक है, उसके बाद हम, जैसे ने कहा था, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट आपके पास आता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारे यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट एंटर हो। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हमको बाय डिफॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें कस्टम करना पड़ेगा। कस्टम करके हमें फार्मूला देना पड़ेगा। फार्मूला क्या था? इक्वल्स टू इज टेक्स्ट। ठीक है, इक्वल टू इज टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए एंड आपका ये B2 है, अब B2 डाल दीजिए। बाकी सेल में ऑटोमेटिक फार्मूला ले लेगा। सॉरी, B2। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है, ये जब ट्रू होगा तभी जाके वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अगर फॉल्स होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कैसे देखते हैं हम लोग। अभी फिलहाल हमें ओके कर देते हैं। अब यहाँ एक हम टेक्स्ट देते हैं, नंबर देते हैं। देखिए ये नंबर अभी नहीं ले रहा है। इससे पहले जब हम नंबर दे रहे थे तो इनपुट हो रहा था, लेकिन अभी ये नंबर नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, देखते हैं। रिट्राई करके इनको हटा के, मैंने कहा था ट्रू होगा तभी लेगा। तो जो फार्मूला हमने वहां पे दिया था, उस फार्मूला को हम एक्सेल के सेल में लिख के देखते हैं। इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, अब ब्रैकेट देके B2 को लीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करिए। देखिए आपके पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर B2 में ट्रू नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैलिडेशन ऐड करके रखा है, तो यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, रीट्राई करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो फॉर्मूला वहाँ पे तभी लेगा जब आपका कोई टेक्स्ट आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। तो फॉल्स होने पे फॉर्मूला आपका जो इनपुट है उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ पाया। फिर से एक बार जाते हैं हम लोग डायलॉग बॉक्स में। देखिए अभी हमने यहाँ पे कस्टम देके फार्मूला दे दिया। जो फार्मूला हमने यहाँ देखा था, सेम फार्मूला यहाँ दिया है। बाकी ये सब सेल में फार्मूला अकॉर्डिंग टू ये सेल
ऐड हो गया क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ का रेंज सेलेक्ट किया था। अब सेटिंग्स के बाद है इनपुट मैसेज, है ना। इनपुट मैसेज ये है, आप यहाँ पे बहुत सारे कॉलम होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, हो सकता है जो फिल कर रहे होंगे उनको आइडिया नहीं है कि ऐसा एरर क्यों आ रहा है। हाँ, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ अटेंशन और फिल, सॉरी, फिल ओनली नेम, ठीक है, आप ओके कर सकते हैं। अब आप अगर आपके एम्प्लॉय को या किसी को भी ये सीट देते हैं फिल करने के लिए, वो जैसे ही यहाँ पे आके ये रखेंगे तो ऑटोमेटिक उनको ये दिख जाएगा कि फिल ओनली नेम्स। तो हमने सिर्फ B2 पे किया था, अगर मैं इस रेंज पे इसको करता तो इस रेंज पे भी ये सेम, कहीं पे भी मैं क्लिक करूँ तो ये सेम दिखाई देता, अटेंशन फिल ओनली नेम्स। मतलब एंट्री करने से पहले ही मुझे पता है कि यहाँ ओनली नेम्स ही हमें डालना है, दूसरा कुछ नहीं डालना है। अब आइए हम लोग देखते हैं फिर से यहाँ पे क्लिक करके, इनपुट मैसेज तो हो गया, एरर अलर्ट क्या होता है। एरर अलर्ट होता है, यहाँ पे आप फिर से दे दीजिए अटेंशन, हमने एक मैसेज यहाँ पे दे दिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई गलत फॉर्मेट दे तो उनको ये दिखाई दे कि यू आर फिलिंग रॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल पे देखिए स्टॉप है, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे जो है स्टॉप करना चाहते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते हैं, तो हमने ओके कर दिया। अब अगर यहाँ पे हमने नंबर डाला गलती से, और देखिए अटेंशन यू आर फिलिंग रॉन्ग फॉर्मेट, जो हमने वहाँ पे दिया था सेम यहाँ पे लिख के आ गया। मुझे रिट्राई करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं रिट्राई करूँगा, मैंने फिर एक नंबर डाल दिया, ये फिर वही आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, फिर से हमने जाना है डेटा वैलिडेशन पे, ठीक है। उस समय मैंने सिर्फ B1 को सिलेक्ट किया था, अभी मैंने B2 को सिलेक्ट किया था, अभी मैं B2 से लेकर B10 तक सिलेक्ट किया, B11 तक सिलेक्ट किया हूँ। इसलिए मुझे बोल रहा है द सिलेक्शन कॉन्टेन्स आर मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, इरेज करंट सेटिंग्स एंड कंटिन्यू। मुझसे पूछा जा रहा है कि इसमें बहुत सारा वैलिडेशन लगा हुआ है कि आप इरेज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो ओके करेंगे, नहीं चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे। मैं यहाँ ओके करके आगे बढ़ता हूँ, मैंने इरेज कर दिया इसलिए यहाँ पे नहीं है। इनपुट मैसेज भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है क्योंकि इनपुट मैसेज सिर्फ इसके लिए था। तो आप जिस एरिया के लिए देना चाहते हैं पर्टिकुलर उस एरिया को सिलेक्ट करिए और आप डालिए, ठीक है। तो हम यहाँ फिर से जो है कस्टम करके फॉर्मूला डाल देते हैं, टेक्स्ट, ये फॉर्मूला हो गया। इनपुट मैसेज पे हम अगर कुछ डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं। नेम्स के लिए मुझे नहीं लगता इनपुट मैसेज चाहिए, हम लोग के आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया था ताकि आपको पता चले इसका यूज़ क्या है। वैसे नेम के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको नेम के मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे नाम लिखना है, इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होता है। एरर अलर्ट में आप जो चाहे लिख सकते हैं जैसे मैंने कहा था, और इसको डाल सकते हैं। यहाँ तक आप हम लोग का क्लियर है, इसको ओके कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने हटा दिया वहाँ इनपुट मैसेज, यहाँ से हट गया, अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं, यहाँ पे मैं एक नाम फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर पे देखते हैं कि पहले से कोई फार्मूला एज इन डेटा वैलिडेशन फार्मूला है कि नहीं या क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट जो लेंथ है आपका वो 10 डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है ना। मोबाइल नंबर अगर 10 डिजिट का होता है तो यहाँ पे जो भी आप एंट्री कर रहे हैं उसका 10 डिजिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 11 डिजिट डालेंगे तो एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा देखते हैं। हमने 11 डिजिट डाला, देखिए द वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। यहाँ पे हमने कुछ एरर मैसेज नहीं डाला है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ एरर मैसेज डाल देते हैं, फिलहाल तो मैं इसको 10 डिजिट करता हूँ एंड देखिए सबमिट हो गया। 11 डिजिट डाला, 11 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 11 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11 डिजिट से ज़्यादा होगा तो एरर आ जाएगा। 11 डिजिट से ज़्यादा होगा तो एरर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ एरर मैसेज डाल देते हैं
अब मैं इस एरिया के लिए डेटा वैलिडेशन पे फिर से जाके, यहाँ पे तो दिया हुआ है इक्वल्स टू 10th, मैं इनपुट मैसेज में डाल दे रहा हूँ। मैं कोई टाइटल नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैसेज डाल दे रहा हूँ, ओनली 10 डिजिट नंबर्स। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आप कर्सर लाइएगा आपको दिख जाएगा कि ओनली 10 डिजिट नंबर्स। क्या होता है, बहुत समय कोई जीरो ऐड कर देते हैं, कोई +9 ऐड कर देते हैं, कोई व्हाट्सएप से लेके कॉपी पेस्ट कर रहा है तो बीच में एक स्पेस ऐड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 11 डिजिट हो जाता है। आपका डेटा जितना क्लीन रहेगा, जितना यूनिफॉर्म रहेगा, उतना ईजी रहेगा फर्दर उसको यूज़ करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो इसीलिए डेटा वैलिडेशन का यूज़ होता है कि जब आप डेटा का एंट्री कर रहे हैं उसी समय आप रूल से वैलिडेट कर दीजिए कि हमें किस फॉर्म पे डेटा चाहिए। ठीक है, उस फॉर्म पे ही डेटा का एंट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अननेसेसरी डेटा, अगर कोई गलत एंट्री कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका एडवांस फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हमने ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर दे दिया है, लेकिन ये भी एडवांस फार्मूला नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन क्या ये मोबाइल नंबर है? ये मोबाइल नंबर नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट है एंड डिजिट है, दोनों है। ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ डेटा वैलिडेशन पे ऑप्शन है, अगर उस पे आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको कस्टम फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे कस्टम फार्मूला यूज़ करके कैसे हम एग्जैक्ट नंबर पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं अदर जो यहाँ पे ऑप्शंस है उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने टेक्स्ट लेंथ देखा है अभी तक, हमने एक कस्टम फार्मूला देखा है नेम के समय, और भी आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन लगा हुआ नहीं है। तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा इस एरिया को जहाँ पे हम लोग वैलिडेशन ऐड करना चाहते हैं। फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हमें चाहिए होता है क्या, डेट। डेट ऑफ बर्थ, डीओबी का शॉर्ट फॉर्म है डेट ऑफ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का शॉर्ट फॉर्म है डीओबी। तो हमें यहाँ चाहिए डेट। अब डेट हम यहाँ पे वैलिडेशन के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमें कब से कब का चाहिए। आप यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल से कम होना चाहिए, तो आप जो भी आज का डेट है उससे 18 साल ऐड करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, या 20 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिटवीन, अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे सब 20 साल से ज़्यादा रहे। तो स्टार्ट डेट क्या होगा, स्टार्ट डेट तो आपका, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक एक 1 जनवरी 1900। ठीक है, एंड एंड डेट में ऐड कर लेता हूँ, अभी 2025 है, तो अगर हमें 20 साल से चाहिए तो 2005 होगा आपका, 01/01/2005। 2005 के बाद अगर किसी का, इस डेट के बाद अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, और इससे पहले का किसी का डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत पुराना है। अब इसे हम ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ, 02/06/2010। देखिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो रेंज है उस रेंज के अंदर ये डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है। ये आएगा तभी जब हम वो रेंज देंगे। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप किसी स्टूडेंट का डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो किसी कोर्स को करने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो 20-21 साल लगते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उससे पहले तो होता नहीं है। तो आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि बंदा को 20 साल एटलीस्ट एज होना चाहिए तभी होगा। अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि उनका 20 साल एज नहीं हुआ है, आप बोल सकते हैं कि नहीं आपका 20 साल अभी एज नहीं हुआ है, तो यहीं से वो चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपको फिर मैनुअली देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर से रिट्राई करते हैं और इनको 2010 की जगह पे 2001 करके देखते हैं। देखिए हो गया। तो हमने नेम देख लिया, मोबाइल नंबर देख लिया, डेट ऑफ बर्थ। अपॉइंटमेंट टाइम, हो सकता है कि आपके वहाँ पे कोई टेस्ट होता है, शॉर्ट टेस्ट, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट का एक टाइम भी देते हैं एंट्री करने के साथ साथ।
तो आप उनको बोल रहे हैं कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो शाम के 4 बजे है। तो शाम के 4 बजे है, सुबह के 4 बजे नहीं। तो यहाँ गलत एंट्री ना हो इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टाइम। कैसे करेंगे? सेम वैलिडेशन पे जाइए। देखिए टाइम का ऑप्शन है आपके पास। आप बिटवीन दीजिए, आपके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है आप दे सकते हैं। हमारा तो बिटवीन ही रहेगा क्योंकि हमें सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक का देना है। तो स्टार्ट टाइम आप डाल सकते हैं 09:00:00। एंड टाइम आप डाल सकते हैं 17। 17 हमने क्यों लिखा? हम 24 आवर फॉर्मेट में हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आप चाहें तो AM PM करके भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 17:30 का कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। 17 का कर लेते हैं, क्योंकि हमने 17 रखा था तो 17 तक ले लिया। ठीक है, तो 17 तक यहाँ पे आप डाल सकते हैं और 9 से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम है सिटी का। अब सिटी स्टूडेंट कहाँ पे है, आप मान लीजिए ये हमें एंट्री करना है कि स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिटी यहाँ पे लिखना है हमें। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो ये, मैंने यहाँ पे 4 शहर का नाम रखा है जो कि 4 मेट्रोज ऑफ इंडिया है। तो इन्हीं में हमारा सेंटर है। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सिटी है वो ये चारों में से ही एक आए। इसके बाहर कोई जगह पे हमारा सेंटर नहीं है। तो वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट आ रहे हैं तो या तो वो अपना सर्विंग सिटी ये करे, या तो फिर उस उनके सिटी में हमारा सर्विस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिटी कॉलम में चाहते हैं कि चारों सिटी में से कोई एक सिटी हमें यहाँ पे दिखे। तो कैसे करेंगे? हम फिर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हैं 1 से लेकर 10। वैलिडेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा लिस्ट। ठीक है, और सोर्स पे क्लिक करते हैं। ये चारों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे भी लिखा हुआ है, देन ओके कर देते हैं। अब देख रहे होंगे यहाँ पे एक एरो बॉक्स आ गया। आप यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते, आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ सेलेक्ट करें। आप अगर चाहेंगे यहाँ पे कुछ लिखना, जैसे पटना, देखिए ये आपका ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो आप ये चारों में से ही कोई सिटी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ लिख नहीं सकते। तो अभी हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट आया जो ये आउट ऑफ दिस 4 सिटी है, तो हम उनको या आइदर ये बोल सकते हैं कि हमारा सर्विस वहाँ पे नहीं है, या तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं चलिए सर्विस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डेटा के लिए रख लेते हैं, इन फ्यूचर अगर उनके सिटी में ओपन हुआ तो उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो हम एक ऑप्शन कर सकते हैं, वही 10 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। इन्हें सेम रहने देते हैं, लिस्ट रहेगा ही रहेगा। एरर अलर्ट जो है, देखिए यहाँ स्टॉप लिखा हुआ था, अब हम इसे स्टॉप नहीं करेंगे, हम वार्निंग दे देंगे। वार्निंग में क्या लिखा हुआ आएगा वो आप डिसाइड करिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन योर सिटी, और ओके कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आउट ऑफ दिस 4 को छोड़ के दूसरा कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा था पटना, मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे ये बता रहा है सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन योर सिटी, कंटिन्यू, ये मुझसे पूछ रहा है कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप यस कर दीजिए तो ये पटना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा सर्विस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, रहने देते हैं। तो अगर ऐसा है कि हम सामने जो है स्टूडेंट के सामने बैठे हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4 सिटियाँ हो सकती है या 40 जगह पे हमारा सर्विस है और बहुत सारी जगह पे नहीं है, तो उस समय याद रखना पॉसिबल नहीं होगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बट ये हमें हेल्प करेगा कि कहाँ पे सर्विस है कहाँ पे नहीं है। इससे डेटा एंट्री भी हो जाएगी और हमारा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, जैसे आप यूज़ करना चाहें ऐसा कर सकते हैं। ये एक सर्विस हमारा हो गया। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हमने सिटी तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमें डिस्टेंस देखना है कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है। अब हमारा जो सेंटर है मान लेते हैं वहाँ से इनका डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो हम कोई अगर बस सर्विस देते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि वो हम नहीं दे पाएंगे। तो हम उसको कैप करना चाहते हैं, मतलब हम एक सीमित जगह तक रखना चाहते हैं कि उससे ज़्यादा यहाँ पे ना हो।
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस है तो वहाँ से हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो हम उसको नहीं लें। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस जगह पे हम वैलिडेशन कैसे यूज़ करेंगे? सेम वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे, देखिए होल नंबर, ठीक है। अब बिटवीन, बिटवीन में मिनिमम 1 किलोमीटर, मैक्सिमम आप जितना चाहते हैं, 50, 25, 100, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 75 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80। हमने सिर्फ इसी के ऊपर जो है इस बार वैलिडेशन दिया था, इसके लिए यहाँ पे आ गया। हमने इस बार इसको सिलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वैलिडेशन काम नहीं किया। इस बार सिलेक्ट करके करते हैं। देखिए द सिलेक्शन कंटेंट्स सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन, डू यू वांट टू एक्सटेंड, आप पूछ रहा है क्या ये वैलिडेशन आपको यहाँ तक देना है, आप कर दीजिए यस, कर दीजिए ओके। अब जो वैलिडेशन यहाँ G2 सेल में था वो G11 तक आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 80 के 80 फिर से लिखते हैं और एंटर करते हैं तो नहीं देगा, है ना। हमें 50 देना पड़ेगा या 1 देना पड़ेगा, 1 से 50 के अंदर ही कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसा कोई ऑप्शन देना चाहते हैं कस्टमर को कि ओवरऑल रेटिंग क्या है, तो हमेशा 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता है। कोई 3.5 देना चाहता है, कोई 2.5 देना चाहता है, कोई डेसिमल में भी यूज़ करना चाहता है, तो डेसिमल भी यूज़ कर पाए इस तरह से देना चाहते हैं, तो आप सेम वैलिडेशन यूज़ करिए। देखिए यहाँ पे वैलिडेशन पहले से मैंने लगा के रखा था। सेटिंग्स में जाके आपको डेसिमल यूज़ करना है। डेसिमल में बिटवीन 1 to 5, तो बिटवीन 1 to 5 कुछ भी हो सकता है, 1.25 हो सकता है, 1.75 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप ओके कर दीजिए, यहाँ पे जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे 4.5 दे दीजिए या 4.6 दे दीजिए, एक्सेप्टेड होगा। लेकिन जैसे ही आप 5.9 या अब 5 कुछ दीजिएगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इस पूरे रो में डेटा एंट्री कर लिया है और कैसे हमें करना है वो भी हमने समझ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने जो यहाँ पे एक ऑप्शन देखा था डाटा वैलिडेशन के बाद एरो, डाटा वैलिडेशन के बाद अगर एरो के यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देखा था जिसमें सर्किल इनवैलिड डेटा लिखा हुआ है। ये कब यूज़ होता है? अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा है और आप उस पर एक वैलिडेशन, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ 1 से लेकर 10 तक या 100 तक या 1000 तक डेटा ऑलरेडी फिल किया हुआ है, लेकिन उस डेटा के ऊपर मैं फिर भी वैलिडेशन ऐड करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ उस वैलिडेशन के बाद कहाँ कहाँ पे गलती है, ठीक है। तो राउंड एक रेड सर्कल कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर जहाँ पे रॉन्ग हो। तो अगर मैंने यहाँ पे जो भी डेटा डाला है, क्या इसमें कोई गलती है, देखते हैं क्लिक करके सर्कल इनवैलिड डेटा पे। ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए हमने जहाँ जहाँ पे गलती है वो इस पर रेड हो गया। डेट ऑफ बर्थ हमने क्या लिया था, 1/1/2005 लिया था, तो ये 8/12/2005 उसके बाद है, तो यहाँ ये गलत रॉन्ग है। सिटी बेंगलुरु है, ठीक है, हमारी हिसाब से वैलिडेशन के हिसाब से 4 होना चाहिए इसलिए है। डिस्टेंस फ्रॉम में 1 से 50 तक लिया था, ये 75 है इसलिए है। तो पहले से ही अगर कुछ डेटा एंट्री है और आप उस पर चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे है क्लियर वैलिडेशन सर्कल, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप सबको उम्मीद है कि मुझे समझ में आ गया है। आपको मैंने बताया था मोबाइल नंबर के समय कि एक एडवांस किस तरीके से हम मोबाइल नंबर को देख सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो देखिए अगर एक मोबाइल नंबर जैसे मैंने उस समय आपको दिखाया था, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ABC ऐसा करके कुछ भी, यहाँ 4 हुआ 5 6 7 8 9 10, देखिए इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसा मोबाइल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कैसे किया जाए कि यहाँ पे एक्सेप्ट ना करें? देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है एंड का। एंड का फॉर्मूला कब यूज़ होता है? एंड का फॉर्मूला जब आगे हम लोग जाके और फॉर्मूला जो है सीखेंगे, उस समय ईफ कैसे यूज़ होता है और कैसे होता है एंड कैसे होता है हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक एंड का फॉर्मूला इस पे यूज़ करने वाले हैं मोबाइल नंबर के लिए, जो फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा कि एक्यूरेट मोबाइल नंबर आए, ठीक है। एक्यूरेट मोबाइल नंबर कैसे आएगा? इज नंबर हमने देखा है, इज टेक्स्ट का यहाँ पे इज नंबर, इसका मतलब है कि नंबर होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चलेगा। जो मैं अभी लिख रहा था 4 नंबर 6 टेक्स्ट, वो ऐसा नहीं होगा, नंबर होना चाहिए। लेंथ जो है 10 का होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट 10 वहाँ पे दिया गया है, टेक्स्ट लेंथ 10, ये इस फॉर्मूला पे होगा। यहाँ पे हो रहा है लेफ्ट से लेके पहला डिजिट, मतलब नंबर लेफ्ट से जो स्टार्ट हो रहा है उसका पहला डिजिट
ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। इंडियन मोबाइल नंबर फॉर्मेट के हिसाब से मोबाइल नंबर या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9 चार डिजिट से स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट नहीं होता है। तो आपका मिनिमम ये होना चाहिए, ये यहाँ तक ये फॉर्मूला उस चीज़ को कैटर करता है। और ये जो काउंट इफ दिया हुआ है, काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ हमें हेल्प करता है कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट ना हो। तो ये सिर्फ काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करके आप डुप्लीकेट भी हटा सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इंडियन मोबाइल नंबर का पैटर्न भी ला सकते हैं। देखिए, आपको फॉर्मूला याद करना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला याद हमेशा नहीं होता है, लेकिन आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला के पीछे क्या लॉजिक है, ताकि अगर आपको फॉर्मूला मिले तो उस फॉर्मूला को कहीं एरर दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है? ये सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे है, इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लिया। अब यहाँ से लेके मैं सिलेक्ट करता हूँ, वैलिडेशन पे जाता हूँ, टेक्स्ट लेंथ जो इक्वल टू 10 दिया हुआ था, इसको हटा के मैं कस्टम कर देता हूँ और फॉर्मूला जो है यहाँ पे डाल देता हूँ और कर देता हूँ ओके। अब क्या होगा, अगर अगर सारा क्राइटेरिया जो उस फॉर्मूला में दिया हुआ था वो अगर होगा तभी जाके ये एंट्री लेगा। जो हम कर रहे थे, क्या लेगा एंट्री? नहीं लेगा। ठीक है, रिट्राई करते हैं, कोई नंबर 4 से शुरू करते हैं। 10 डिजिट है, नहीं लेगा एंट्री। भाई यहाँ पे तो सब सही है ना। 10 डिजिट का नंबर है, देना चाहिए, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसमें ये एडवांस फार्मूला दिया हुआ है जिससे इंडियन मोबाइल नंबर का जो पैटर्न है ये उसी को ही लेगा। ठीक है, आपके पास वैलिडेशन के लिए प्री डिफाइंड कुछ फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर आपको अपडेटेड एडवांस चीज़ें करनी है तो आपको एडवांस फार्मूला देना पड़ेगा। देखिए, हमने जब चैप्टर 1 किया था उस समय मैंने देखा था, या होगा आप लोग को, मैंने दिखाया था कि चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे हमने एक्सेल का जो है हिस्ट्री देखा था। तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप पूछेंगे उनसे चैट जीपीटी का कि मुझे ये कंडीशंस में वैलिडेशन चाहिए तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, वहाँ पे फॉर्मूला आपको दे देगा, आपको वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। 99% टाइम फॉर्मूला काम कर जाएगा। हो सकता है एक आधा परसेंट कभी कभी फॉर्मूला काम ना करे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, तभी वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप चैट जीपीटी का भी यूज़ करें, ये कोपायलट का भी ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एआई है, कोपायलट भी से भी आप पूछ सकते हैं, कोपायलट भी आपको बता देगा। हाँ, लेकिन क्या है कि कोपायलट ऑप्शन वगैरह जो है ये 365 वर्जन में होता है, तो जरूरी नहीं है आपके पास 365 वर्जन हो। तो आपके पास अगर यहाँ पे कोपायलट नहीं भी दिख रहा है, आप नॉर्मल कोपायलट ओपन करिए, उनसे पूछिए कि आपको ये फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको चैट जीपीटी में ले जाके अभी दिखा रहा हूँ। चैट जीपीटी का पेज मैंने ओपन कर लिया है एक ब्राउज़र में, आप भी चाहिए तो कोई भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं chatgpt.com से। यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं, हम देख रहे हैं ये आस्क है, यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं फॉर्मूला के लिए। यहाँ पे आप माइक का यूज़ करके वर्बली भी बोल सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं। तो इससे पहले चैप्टर में आपने देखा होगा था, मैंने यहाँ से वर्बली पूछा था। अभी चलिए मैं एक बार लिख के देख लेता हूँ कि कैसे होता है, आप लोग भी देखिए कैसे करके कर सकते हैं। अगर आप लोग इससे पहले चैट जीपीटी यूज़ नहीं किए हैं तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो हम इनसे पूछते हैं इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट जितना अच्छे से दीजिएगा, रिस्पॉन्स भी आपको उतना अच्छे से मिलेगा। अगर आप प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट बता पाए तो आपको आंसर भी एग्जैक्ट मिलेगा। जैसे हमारे केस में हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि मोबाइल नंबर के लिए डाटा वैलिडेशन में क्या फॉर्मूला चाहिए, तो हम इनसे पूछेंगे शेयर फॉर्मूला फॉर डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल एक्सेल फॉर इंडियन मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट, एंटर करते हैं। इन्होंने दिया है
फर्स्ट ऑप्शन ओनली 10 डिजिट नंबर, नथिंग एल्स एक्सेप्ट ओनली 10 डिजिट नंबर, डज नॉट चेक इफ दे स्टार्ट विथ 6 और 9। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है, अगर आपको एक ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये चेक नहीं करेगा कि ये 6 से स्टार्ट हो रहा है या 9 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को कॉपी कर देने से कोई 6 से भी, 7 से भी, 4 से भी चेक कर सकता है। ये फॉर्मूला मोस्ट वाइडली यूज्ड है, क्यों है? क्योंकि ये चेक करता है 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, प्लस 10 डिजिट का है। तो आप इस फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही बहुत सारा उनका फार्मूला जो है यहाँ पे शेयर किया गया है। तो आपको अगर जो भी सही लगता है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, और जो भी आप फार्मूला चाहिए आपके हिसाब से वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको यहाँ से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप जो है अपने एक्सेल के पेज में जाइए और जाके डायरेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, A1 दिया हुआ है, तो इसको चेंज करके अगर आप C2 कर दें, देखिए ट्रू आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है कि ऑल जो यहाँ पे कंडीशंस है ये मैच हो रहा है। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है? एक तो नंबर होना चाहिए, दूसरा 10 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इनका जो शुरुआत है, इनका फर्स्ट डिजिट जो है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या 8 होगा, 9 होगा, दूसरा कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो सब कुछ मैच कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ट्रू है। अगर कुछ भी मैच नहीं करेगा तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो फॉर्मूला है फिर, यही फॉर्मूला जब आप दीजिएगा डेटा वैलिडेशन में, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे एरर दिखाना स्टार्ट कर देगा। या फिर अगर आप जैसे करना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मूला एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन के लिए मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। यहाँ पे आपका सिटी था, मैंने स्टेट ऐड किया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो स्टेट में ये सिलेक्ट करूँ, उसी स्टेट का सिटी हमारे यहाँ पे ऑप्शन पे आए। इसे कहा जाता है कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन, या तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, जो भी आप कहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। यहाँ पे भारत की जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है मैंने उनको लिया है, और उनके जो मेजर सिटीज़ है उनके नीचे मैंने उनको लिया है। आप ऐसा भी ले सकते हैं, या तो आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और इधर पेस्ट पिक्सल में जाके इनको मैं ट्रांसपोज कर दूँ, तो आप देखेंगे अभी क्या हो गया। मेरे जितना हेडर्स है वो मेरे लेफ्ट हैंड में आ गए हैं, और जितने मेरे सिटीज़ है वो आपके कैस्केडिंग रोज में अवेलेबल है। आप डेटा ऐसे भी चाहे तो ले सकते हैं, या तो आप डेटा ऐसे भी चाहे तो ले सकते हैं। दोनों ही केस में कोई इशू नहीं है, आपके पास जैसा अवेलेबल है आप वैसे ले सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करूँ, तो मुझे यहाँ पे वेस्ट बंगाल की सिटी के ही नाम आए। जैसे देखिए आप, कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर। ठीक है, तो हम दूसरे किसी सिटी का नाम नहीं चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूँ, तो मेरे पास मध्य प्रदेश का ही ऑप्शन है। इसे कहते हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। आप जो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा सेम जो है, उसके बाद उसके उस पर डिपेंड करके आपका यहाँ का ड्रॉप डाउन डिसाइड होगा। इसलिए इसको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन भी बोला जाता है और कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन भी बोला जाता है। तो आइए शुरू से देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी वैलिडेशन लगा हुआ है, इस वैलिडेशन को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, इरेज करंट सेटिंग्स एंड कंटिन्यू, मैंने ये सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, तो हमें ये ऑप्शन दिया, मैं ओके कर दिया। एनी वैल्यू ऑटोमेटिक रहता है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट से हमें यहाँ पे वैलिडेशन क्रिएट करना है। इसके लिए ये जो हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट को पहले हमें नेम देना पड़ेगा। वो कैसे होता है आइए देखते हैं। फॉर्मूलाज में जाते हैं, आपको यहाँ पे नेम टैब मिलेगा, नेम मैनेजर, है ना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट को नेम दे के रखा था, ताकि मैं वैलिडेशन क्रिएट कर पाऊँ। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको शुरू से दिखा सकूँ कि ये कैसे होता है। मैंने सब नेम को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिया, अब कोई नेम नहीं है। अब मुझे यहाँ पे जो है इनको नेम देना है। तो ये जहाँ से मुझे जिस टेबल पे नेम देना है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अभी पूरा टेबल का एक पे नेम होगा तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ड्रॉप डाउन पे चाहिए। तो हर जो कॉलम है इनका हेडर है स्टेट नेम, एंड उसके हिसाब से मुझे नेम देना है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्शन,
ये मेरा सिलेक्शन एरिया है, मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। नेम बॉक्स में जाके फॉर्मूलाज में नेम बॉक्स में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ये मुझसे पूछा जा रहा है कि क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यू, आपको टॉप रो में चाहिए, टॉप रो मतलब ये यहाँ से चाहिए, या लेफ्ट कॉलम बॉटम, आपको कैसे चाहिए। आपका हेडर जहाँ पे है, स्टेट जहाँ पे है, या तो आपके डेटा के हिसाब से अगर कुछ भी है तो उसका हेडर जहाँ पे है वो सिलेक्ट आप कर लीजिए। बेसिकली लेफ्ट या टॉप ही लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे टॉप रो सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अभी हम नेम मैनेजर में जाकर अगर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल हर चीज़ का हेडर बन गया। यहाँ पे एक चीज़ है गौर करने का, अगर आप लोग ध्यान दें तो उत्तर और प्रदेश के बीच में मैंने एक अंडरस्कोर दिया है, जहाँ पे नेम दो वर्ड में है, उसके बीच में एक अंडरस्कोर है। वेस्ट और बंगाल के बीच में एक अंडरस्कोर है। नेम जो होता है यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं होता है, इसलिए बिहार, महाराष्ट्र में स्पेस की जरूरत ही नहीं था, तो यहाँ पे कोई अंडरस्कोर का यूज नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे स्टेट में स्पेस का ये रिक्वायरमेंट था तो उसे अंडरस्कोर से दिया गया है, क्योंकि नेम जब आप दीजिएगा वो नेम बॉक्स में वो स्पेस अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि कैसे हमें इनका जो है क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन से जाके इसका नेम असाइन करना है। ये हमारा हो गया। इस नेम असाइन पे ही डिपेंड करेगा कि आगे फर्दर हमारा क्या जो है सिटी में ड्रॉप डाउन लिस्ट आना है। तो मैं यहाँ से इस दोनों को डिलीट कर देता हूँ और स्टेट में जाके सबसे पहले मैं वैलिडेशन यूज़ करता हूँ। डेटा में गया, मैं वैलिडेशन में क्लिक किया, लिस्ट ऑप्शन पे आया, सोर्स क्या है मेरा, सोर्स पे मैं क्लिक किया, सोर्स मेरा ये है। स्टेट मेरे पास ये 5 ही स्टेट है जहाँ पे मेरा सेंटर है, तो स्टेट तो यहीं से सिलेक्ट करना है। ले लिया, मैंने ओके कर दिया। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया, मुझे क्या सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि मैं एक ही यहाँ पे सेल पे किया हूँ तो मुझे तो एक सेल पे नहीं चाहिए, मुझे डेटा एंट्री जहाँ तक करना होगा वहाँ तक चाहिए। तो सेम जाके मैं सिलेक्ट करके एक बार क्लिक कर दूंगा तो मुझसे पूछेगा जो सेल है आपके पास पूरे में उस चीज़ को लाना चाहता है, मैं यस कर दूंगा, ठीक है। मुझे ऑप्शन दे के ये दे दिया, मैंने ओके कर दिया। देखिए ये आ गया। अब कहीं भी आप सेलेक्ट करिए आपको ऑप्शन देगा, ठीक। ये मेरा हो गया। मैं इनके केस में भी उसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए अब मुझे चाहिए सिटी। अभी तो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसका वैलिडेशन मुझे कैसे करना है। इसके वैलिडेशन के लिए फिर वही फार्मूला, मतलब वही जगह जहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एनी वैल्यूज की जगह लिस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन सोर्स में फिर हम ऐसा सिलेक्ट नहीं करेंगे जो पहले हमने किए थे। सोर्स में हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, फार्मूला है इनडायरेक्ट, ठीक है। फार्मूला है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के बाद ब्रैकेट देके हम स्टेट के जो पहले वाला एरिया है उनको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए ये फार्मूला जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, इनडायरेक्ट। उसके बाद मैंने ये वाला सेलेक्ट किया स्टेट, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये ऑटोमेटिक उस F2 को फ्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ फ्रीज नहीं रखना है, क्योंकि जब हम नीचे लाएंगे अगर फ्रीज होगा तो वेस्ट बंगाल अगर है तो उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाएगा, यहाँ हमेशा महाराष्ट्र के हिसाब से ऑप्शन दिखाते रहेगा। अगर मैं फ्रीज हटा दूंगा तो जब ये नीचे स्क्रॉल डाउन होगा तो ऑटोमेटिक फिर वेस्ट बंगाल या नीचे जो भी स्टेट होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। हमने चैप्टर 2 में जब बेसिक फार्मूला पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि फ्रीज हम क्यों करते हैं, ये रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा अगर हम फ्रीज कर देंगे, लेकिन हमें रिलेटिव रेफरेंस चाहिए। तो जो यहाँ फ्रीज है ये दोनों डॉलर सिंबल हम यहाँ से हटा देंगे ताकि हमारा फ्रीज ना हो, ठीक है। और फिर ओके कर देंगे। अब हमने क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पूरा सेल में चाहिए, सेम पूछा जा रहा है कि ये बाकी सेल में भी इसको कंटिन्यू कर दिया जाए, आप यस कर दीजिए। F2 देखिए यहाँ पे हटाया हुआ है, फ्रीज नहीं किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक रेफरेंस ले लेगा। अब आके हम देखते हैं महाराष्ट्र के हिसाब से आ रहा है, यहाँ पे यहाँ वेस्ट बंगाल के हिसाब से आ रहा है, या आगे अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से आएगा आपका। तो हमने जाना कि कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये चैप्टर में जो भी सिखाया गया है इसको प्रैक्टिस करिएगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।